हेलो, जीडी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल कंटिन्यू में है और कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं जिसको कोशिश करते हैं कि आज फिनिश करा लेते हैं। तो आज हम लोग उस दिन जब हम काम कर रहे थे एसचान में पेज नंबर 59, एसचान में पेज नंबर 59 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था। 23 से स्टार्ट करेंगे आज। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 से सुन लीजिए पहले। कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। क्वेश्चन फिर से सुनिए एक बार। कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। और उन सर्किट के बारे में दिया है कि a 6 volt बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स। अब यहां पे दिया 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर। क्वेश्चन पढ़ने से ये लगता है कि बैटरी को सीरीज में बोला जा रहा है। तो बैटरी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है हमेशा ही सीरीज में ही जुड़ेगी, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें दिया है जो रेजिस्टेंस है 1 ohm और 2 ohm के, इनको सीरीज में जोड़ने की बात की जा रही है। यानी ये 1 ohm का ये और 2 ohm रजिस्टर, 2 ohm यहाँ पे दे रखे हैं, 2 रजिस्टर्स, और बाकी ये बैटरी दे रखी है। सप्लाई जो आएगी उस पर भी हमें मालूम नहीं है क्या है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हाँ दे रखा है। 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है पहले केस में। निकालना क्या है हमको, 2 ohm के रजिस्टर्स पे पावर कितनी होगी, यानी कि 2 ohm रजिस्टर की पावर कितनी होगी। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला काम, जो पावर का फार्मूला होता है ये होता है P = VI। VI हम जानते हैं I क्या होगा, इन दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उन दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो पहला काम तो यही कर सकते हैं कि या तो हम फार्मूले में इस तरीके से यूज करें कि भी I ही ना, I ही सिर्फ आए। तो अगर I आएगा तो I निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि V तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा। तो I निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा। वो क्या आ जाएगा, 1 + 2, यानी कि 3 ohm का रजिस्टर आ गया रिजल्टेंट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट। I = होता है V/R, यानी कि 6/3, दैट इज 2 एम्पियर। ये आ जाएगा करंट। अब क्या होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो भी चलेगा, जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, अलग अलग नहीं होना है। तो अब अगर हम देखें 2 ohm के रजिस्टर पे हमको क्या मालूम हो गया, हमको R भी मालूम है और हमको I भी मालूम है। फार्मूला क्या होता है, अगर 2 ohm के रजिस्टर पे निकालें P2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी फर्स्ट केस है ये, तो अगर P2 निकालेंगे तो यहाँ पे होता है P = VI होता है, बट हमें V नहीं चाहिए, तो P = VI होता है। तो V की जगह पर अगर IR लिखते हैं तो IR × I, इट मीन दिस इज I²R। I की जगह पे कितना लिखना है हमको, 2, तो 2 का स्क्वायर, और R की जगह पे 2 लिखना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, यानी इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 4 × 2, यानी 8 वॉट की पावर होगी। सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस में कह रहे हैं कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में एक 2 ohm का रजिस्टर दे रखा है, एक 12 ohm का रजिस्टर दे रखा है। V कितना दे रखा है, 4 वोल्ट का दे रखा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी क्या होता है, सेम होता है, जितना भी यहां पर उतना ही यहां पर, यानी V यहां भी 4 होगा और V यहां भी 4 होगा। इसका मतलब अगर हम यहां पर I नहीं भी निकालते तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है P = VI होता है, बट I हमको नहीं मालूम है, तो I को लिख सकते हैं V/R, तो ये हो जाएगा V²/R। P = V²/R। अब यहां पर क्या है, जो V रहेगा वो इन दोनों के लिए सेम रहेगा, R दे रखा है। तो अगर हम 2 ohm के रजिस्टर पे सेकंड केस में अगर हम P2 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, P = V²/R। V की जगह पर कितना लिखना है, 4 × 4, और R की कितना लिखना है, 2, तो 2 × 2 = 4, यानी कि ये भी आ जाएगा 8 वाट आ जाएगा। इस तरीके से इसके जो दोनों पार्ट है उसका आंसर जो आना चाहिए, ये था क्वेश्चन नंबर 23 था क्वेश्चन नंबर ये। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर में दिया है 2 लैम्प्स, one rated at 40 watt and 220 volt and the other is 60 watt at 220 volt
आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई एट 220 वोल्ट। और जो इसका पहला पार्ट है उसमें डिमांड की गई है ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन। देखिए दोनों चीजें जो दे रखी, दोनों जो लैंप दे रखी हैं वो कैसे जुड़ी हुई है, पैरेलल जुड़ी हुई है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसको जोड़ सकते हैं चाहे तो। चाहे तो यहां पर एमीटर लगा दें, एक की लगा देते हैं, सप्लाई हो गई है। जब सप्लाई चलेगी तो यहां दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये गिवन क्या क्या है इसमें, एक दे रखा है 2 लैंप, एक 40 वॉट की लैंप है, एक 220 वोल्ट सप्लाई पे 220 वोल्ट सप्लाई हो गई। ये दोनों के लिए सेम रहेगी क्योंकि पैरेलल में भी सेम रहता है। और गिवन भी है इसमें कि दोनों ही सेम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। एक का दे रखा है पावर P1, इसकी जो पावर दे रखी है वो एक दे रखी है 40 वॉट, एक दे रखी है 60 वॉट, एक दे रखी है 60 वॉट, एक 40 वॉट एक 60 वॉट। ये तो हो गया जो हमारा सबसे पहले पूछा गया था कि सर्किट डायग्राम बन गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। हमें चाहिए I, टोटल करंट कितना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें V तो मालूम है टोटल, तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है P बराबर VI, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, P यहां पर दोनों अलग अलग हैं। हमने आपसे बताया V पैरेलल में सेम होता है बट I अलग अलग होता है। V सेम होता है पैरेलल में बट I अलग अलग होता है। तो हम क्या यूज करें, V अगर यहां पर ले लें, V यहां पर ले लें तो यहां से I निकल आएगा, यहां से I निकल आएगा, दोनों का I को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल I मालूम हो जाएगा हमको, ठीक है। तो पहला काम क्या कर लेते हैं, I निकालें हम। तो पहले निकाल लेते हैं I1, यानी कि P1 रजिस्टर पर जितना करंट है अगर I निकालेंगे तो P बराबर VI, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V। तो इसकी पावर कितनी है 40 और इस पर वोल्टेज कितना है 220, 2 अपॉन 11, ये आ गया I1। I2 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा P अपॉन V अगेन। तो P कितना है इसमें 60 और V कितना है 220, यह आ जाएगा 3 अपॉन 11। टोटल करंट चाहिए तो दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि I1 प्लस I2, तो 2 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11, दिस इज 5 अपॉन 11। चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, अदरवाइज आप इसको डिवाइड करके 0.44 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर मिल जाएगा। ये पहला पार्ट था। उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द 2 लैंप टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। एनर्जी का फार्मूला जो हम जानते हैं वो जानते हैं E बराबर P इंटू टी। P क्या है पावर, T क्या है टाइम। पावर टोटल कितनी हो जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, अगर दोनों अप्लायंस काम करेंगे तो इसका मतलब कंज्यूम दोनों ही करेंगे। ऐसा नहीं कि पैरेलल में है तो दोनों को जोड़ा गया तो इनकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो पैरेलल में है तो कम होगी और सीरीज में है तो ज़्यादा होगी। पावर कंज्यूम करेंगे दोनों, ये दोनों अपने आप में अलग अलग करेंगे और टोटल पावर का मतलब है दोनों को हमको डायरेक्टली ऐड कर देना है। तो क्या कर देना है, टोटल पावर के लिए हमें निकालना क्या है इसमें, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 आवर। 1 आवर का टाइम हो गया, टाइम कितना दे रखा है 1 आवर, इट मीन दिस इज 3600 सेकेंड टाइम हो जाएगा। और टोटल पावर कितनी हो जाएगी 40 और 60 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 60, यानी कि 100 वॉट की पावर है। तो अगर हमें निकालना तो P कितना हो जाएगा 100 वॉट और टाइम कितना हो जाएगा 3600, तो ये हो जाएगा 36 के आगे 40, या इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 5। ये क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं जूल। जूल में क्यों लिखा, जूल में इसलिए लिखा क्योंकि टाइम सेकंड में है और पावर वाट में है। अगर ये किलोवाट में होता, ये आर में होता, तो इसको हम लिखते हैं किलोवाट आर, और किलोवाट आर को हम लिख सकते हैं यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसकी जो करते हैं काउंटिंग करते हैं, जो अमाउंट आपसे लिया जाता है वो निकालने के लिए यूनिट इंटू रेट। यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आर। अगर मान लीजिए उन्होंने कहा कि 10 यूनिट आपने खर्च किए, इसका मतलब 10 किलोवाट आर, ठीक है। तो ये एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पर टोटल एनर्जी जो कंज्यूम की वो निकाल ली जूल में। उसके बाद इसमें थर्ड पार्ट दे रखा है, ये थर्ड ही था क्या, हाँ ये थर्ड ही था। तो इसके हमारे पास जो आ गई वैल्यू, ठीक है 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर PT डायरेक्ट लगा लिया, हमने यहाँ पर I का यूज़ नहीं किया।
अगर आप चाहते तो यहाँ पर आई का यूज़ भी हम कर सकते थे। ई बराबर क्या हो जाता, पी बराबर वी आई, तो ये वी आई टी हो जाता, फिर वी की जगह आई की जगह और टी की जगह वैल्यू लिखते। दोनों तरीके से क्वेश्चन करेंगे, आंसर सेम आएगा। हो सकता है कि आप आई की जगह पे ये वैल्यू लिखें तो आपका आंसर कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट है। अगर ये वैल्यू लिखेंगे 5.11 तो इससे आंसर यही आएगा जो मैंने लिया। ज़्यादा एक्यूरेट आंसर 5.11 से आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। आंसर जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो इससे कुछ इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये अप्रॉक्सीमेट 3.5 समथिंग कुछ आ जाएगा और इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 3.56 अप्रॉक्स। आप अगर चाहें तो हम फिर से इसको बताते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, P बराबर E बराबर क्या होता है PT, और P बराबर वी आई लिख दें तो वी आई टी टोटल पावर अगर यूज नहीं हम करना चाहते तो V कितना है 220 है, I कितनी निकली 5.11 निकली, टाइम कितना है 3600, 11 2 जा 22, तो 20 इंटू 500, 100 इंटू 3600, देखिए सेम वैल्यू मिल गई हमको। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 के आगे 40, यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। अगर इसको किलो जूल में करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 पावर इसकी कम हो जाएंगी, तो 10 की पावर 2 किलो जूल हो जाएगा। या इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दें तो 360 किलो जूल, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। और अगर 0.44 से लगाएंगे तो कुछ आंसर चेंज हो जाएगा। 0.4 से लगा ही लेते हैं, तो जैसे हमने बोला E बराबर वी आई टी, तो V की जगह पर कितना 220, I की जगह पर 0.44 और T की जगह पर कितना 3600। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो 2 जीरो इसके खत्म हो जाएंगे, तो 22 इंटू 44, अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो कितना आ जाएगा, जीरो 84843। और इसमें अगर हम डेसिमल लगा देते हैं कितने के बाद आ जाएगा, डेसिमल तो खैर बाद में लगेगा, 3 और 3 6, यानी 348480। फिर से कर लेते हैं एक बार, 600, यहाँ पे मल्टीप्लाई से थी 22 4 से 88, 88 8 88 96, ठीक है 9680, और 36 की मल्टीप्लाई तो 60 6 8 से 48, 36 40 58 458 30 38 जा, ये तो क्रॉस हो गया, 30 324 2 36 जा 18 22 19 27 29, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो आ रही है वो अप्रॉक्सीमेट अगर देखें तो 3.48 इंटू 10 की पावर 5 आएगी। यहाँ पर कितना 3.6। तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी, ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर मान लीजिए इसको हम 3 प्लेस तक लिखते, अगर इसको 3 प्लेस तक लिखते भाई, 11 4 जा 44, तो ये 11 5 जा 55, यानी 0.45 होना चाहिए इसको, जहाँ पर हमने लिखा है। अगर इसको 45 ले लेंगे तो इसका आंसर कुछ और आ जाएगा। यानी कुल मिला के जो कहना हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को लेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा, और अगर ये लेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा। तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर ये होगा, जबकि हो सकता है बुक में आंसर इससे निकाला गया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आगे लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक कैटल कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेंस सप्लाई ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द कैटल। गिवन क्या क्या सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 है ये। एक इलेक्ट्रिक कैटल दे रखी है जिसमें सप्लाई कितनी है, सप्लाई यानी वी तो दे रखा 230 वोल्ट, वी गिवन है 230 वोल्ट, मेन सप्लाई करंट कितना 10 एम्पियर, यानी आई दे रखा है 10 एम्पियर। पहला पावर निकालनी है तो P बराबर वी आई जानते हैं हम लोग, तो P की जगह V की जगह पर कितना 230 और I की जगह पर 10 एम्पियर, 2300 जूल। पावर तो वाट में होती है तो ये वाट में आ गई। और इसके बाद निकालना है एनर्जी ट्रांसफर इन 1 मिनट, टाइम दे रखा 1 मिनट। 1 मिनट को अगर हम लिखें तो सेकंड में लिख सकते हैं 60 सेकंड, और यहाँ पर एनर्जी निकालना है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, E बराबर P इंटू टी। P कितनी 2300, तो ये हो जाएगी 1,38,000
जूल, अगर इसको किलो जूल में करना है तो 1000 से डिवाइड, तो वो आ जाएगा 138 किलो जूल। तो ये एनर्जी कंज्यूम आ जाएगी इन 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर पे हमारा 26 पे है। इसमें दिया हुआ है कि अ 2 किलोवाट हीटर, a 200 watt TV and 300 watt lamp are all switched on from 6 p.m. to 10 p.m. What is the total cost rupees 550 per kilowatt hour? क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे घर में कई सारे अप्लायंस काम करते हैं वैसे क्वेश्चन में दे रखा है एक हीटर है, हीटर की पावर दे रखी है, मान लीजिए P1 कितनी, इसकी दे रखी है 2 किलोवाट यानी 2000 वाट। और इसमें जो दूसरी चीज है वो दे रखी है, एक टीवी है जिसका वाट कितना 200, ये टीवी हो गई 200 वाट की। और कुछ बल्ब दे रखे हैं, कितनी लैंप है इसमें 100 वाट की 3 लैंप हैं, तो 3 × 100 दिस इज 300 वाट, यानी ये भी आ गया पावर। 3 पावर दे रखी है इसमें अलग अलग अप्लायंसेस के लिए। और जो टाइम दे रखा है वो 6 PM to 10 PM, 6 to 10 मीन्स 4 आवर्स। टाइम कितना हो गया 4 आवर। टोटल पी अगर निकालेंगे हम तो टोटल पी के लिए इन तीनों को ऐड कर दिया जाए 2000। अच्छा यहाँ पर हो सकता है सबकी टाइमिंग अलग अलग है कि सबकी हाँ सेम है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये अप्लायंसेस जो भी हैं इनको 6 बजे से 10 बजे तक ऑन कर दिया जाए, 6 to 10 PM अगर ऑन है ये, तो सबके लिए टाइमिंग क्या है सेम है। तो जब सबके लिए सेम टाइमिंग है तो हम क्या करेंगे, टोटल वॉट निकाल लीजिए पहले, तो कितना आ जाएगा 2500 वॉट। टोटल पावर मालूम हो गई, टोटल टाइम मालूम है, एनर्जी अगर निकालनी है तो फार्मूला होता है P × T, ठीक है। लेकिन जो घर में हम लोग निकालते हैं इसमें होता है किलोवाट आवर की बात आती है, तो फार्मूला हम जो यहाँ पे लिखेंगे, हमने लिखा वाट इंटू आर इंटू डे अपॉन 1000 क्यों किया, क्योंकि वाट को किलोवाट में करने 1000 से डिवाइड करेंगे। डेज क्यों किया, क्योंकि ये एक दिन का वर्क नहीं है, ये रोज होता है। घर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो एक दिन यूज नहीं करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, तो जो बिल हमारा आता है वो लगभग 1 मंथ का आता है। तो 1 मंथ का मतलब अगर 30 डेज तो 30 डेज, अगर 15 तो 15, जितना भी डेज दिया होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो वॉट की जगह पे 2500, आर की जगह पे 4, डेज कितने हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिल कितने दिन का है ये, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। अच्छा इन्होंने डेज की बात नहीं की है, तो इसका मतलब एक दिन के लिए काम करना है, मंथली बिल नहीं है, तो डे कितना यूज कीजिएगा 1 अपॉन कितना 1000, 1 0 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गए, 5 2 10, 5 5 2 2 4, यानी कि 10 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी उसने कंज्यूम की है। और इसके लिए पैसा कितना देना पड़ेगा, तो जो कॉस्ट है इसकी वो दे रखी 5 रुपये 50 पैसे, यानी कि जो रेट है, रेट दे रखा है 5 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है, ये दे रखा है पर यूनिट। तो अगर हमें टोटल चाहिए कॉस्ट, यानी कॉस्ट अगर निकालनी है तो कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 55 रुपीज़, यानी इतना पैसा या इतना रुपया आपको पे करना पड़ेगा इतना अप्लायंस चलाने के लिए। कितने घंटे, 4 घंटे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद हम लोग आएंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 26, और इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। ट्वेंटी में दे रखे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इन किलोवाट ऑफ द अप्लायंस दैट कैन बी कनेक्टेड सेफली टू अ 13 एम्पियर 230 वोल्ट मेन सप्लाई। देखिए इसमें गिवन क्या क्या है, आई दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें आई 13 एम्पियर, और वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट। तो अगर P निकालना तो P क्या होता है VI, इसका मतलब V कितना 230 और I कितना 13, मल्टीप्लाई करेंगे 2990 वाट, ये तो पावर आ गई। अगर इसको हमें किलोवाट में करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट में आ जाएगा। निकालना क्या था इसमें किलोवाट, हाँ व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इन किलोवाट, यानी कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2.99 किलोवाट। इतनी पावर का अप्लायंस आसानी से हम यूज कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा पावर बढ़ाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है,
क्योंकि यहाँ पर बोला था सेफली अगर हम यूज़ करना चाहते तो इसका मतलब इससे ज़्यादा ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। ये था क्वेश्चन नंबर 27 था ये। उसके बाद 28 में दे रखा है कि एक एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम 230 वोल्ट मीन्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.4 एम्पियर। एट वॉट रेट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर बाय द फैन। देखिए ट्रांसफर कहे या कुछ भी कहे, मेनली में निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी निकालनी है, गिवन क्या क्या है, वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट का और आई दे रखा है, यानी वी दे रखा है, आई दे रखा है, और हमको चाहते हैं एनर्जी, यानी हमको चाहिए क्या, ई चाहिए। पहले इसको चलिए वो लिखा रहने देते 28 क्वेश्चन नंबर। इसमें वी दे रखा है 230 वोल्ट और आई दे रखा है 0.4 एम्पियर और ई चाहते हैं। तो ई बराबर वैसे तो क्या होता है, पीटी होता है। टाइम की बात यहाँ पर की है, एट वॉट रेट का मतलब समझते हैं आप, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, यानी टाइम जो लिया जाएगा वो 1 सेकेंड लिया जाएगा। टाइम यहाँ पर कितना लिया जाएगा, 1 सेकेंड। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड हो सकता है, पर यूनिट आर हो सकता है। तो अगर पर यूनिट सेकेंड पे अगर हम काम करें, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और आई हमको दे रखा है और हमने टी अपनी तरफ से लिख लिया, तो ई बराबर वैसे तो पी टी होता है, लेकिन हम यहाँ पर पी जगह वी आई लिख दे तो वी आई टी हो जाएगा। तो v की जगह पे 230, i की जगह पे 0.4 और t की जगह पे 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 92 जूल पर सेकेंड। इसलिए लिख दिया कि रेट की बात हो रही थी। रेट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बात हो रही है, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टाइम की जगह कितना लिख दिया, 1 सेकेंड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 था ये। इसके बाद हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद अगर हम आए तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको ही बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी पेज नंबर हमारा 59 चल रहा है। इसमें दिया है व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिकल पावर, नो नीड, अपने आप थियोरेटिकल पार्ट है, करेंगे। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, द डायग्राम बिलो शोज अ सर्किट कंटेनिंग अ लैम्प एल, अ वोल्टमीटर एंड एन एमीटर। द वोल्टमीटर रीडिंग इज 3 वोल्ट एंड एमीटर रीडिंग 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प। देखिए फिगर बना ले अगर, तो फिगर जो इसमें बनी क्वेश्चन में वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई गई है सेल। एक यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई बल्ब लगा हुआ है, बल्ब को बना लिया गया और इसके लिए इसको मेजर करने के लिए वोल्टेज को, तो यहाँ पे पोटेंशियल यानी वोल्टमीटर लगा हुआ है और इस करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा हुआ है। इस तरीके से कुछ दे रखा है सर्किट। इसके लिए एल दे रखा है, लैंप को एल से रिप्रेजेंट किया है, वोल्ट और वोल्टमीटर को वी से और एमीटर को ए से। गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, वोल्टमीटर की रीडिंग जो दे रखी है वो 3 वोल्ट दे रखी है और करंट यानी कि एमीटर की जो रीडिंग दे रखी है वो दे रखी है 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन में डिमांड किस चीज़ की है, रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प यानी आर निकालना है। तो सिंगल है तो हम जानते हैं V बराबर आई आर होता है, तो अगर R बराबर लिखेंगे तो V अपॉन आई हो जाएगा। V की जगह पे कितना लिखना है 3 और I की जगह पे कितना है 0.5, तो ये आ जाएगा 6 ओम। तो पहला आंसर हो जाएगा 6 ओम रजिस्टर। उसके बाद लिखा व्हाट इज द पावर ऑफ द लैम्प, P बराबर क्या हो जाएगा V आई हो जाएगा। तो V की जगह पे कितना 3 और I कितना है 0.5, तो ये आ जाएगा 1.5 वाट, ये पावर आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद है इसमें क्वेश्चन नंबर इसी का 29 में डी पार्ट में दे रखा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ हीटर, कॉस्ट of operating a heater of 500 watt for 20 hours at the rate of 3 रुपये 90 पैसा पर यूनिट। अब ये क्वेश्चन मैंने लगाया था जिसमें मैंने बताया था वॉट इंटू आर इंटू डे अपॉन 1000। डे यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी वॉट और आर ही है और सिंगल चीज़ है, यानी एक ही चीज़ है, क्या है वो हीटर है। यानी क्वेश्चन नंबर अगर 29 के डी पार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या दे रखा है, वॉट यानी पी दे रखा है कितना 500 और टाइम दे रखा है 20 आवर्स, ये वाट में दे रखा है, ये आर में दे रखा है, आर में दे रखा है। वॉट आर मालूम है, तो अगर यहाँ पे हम एनर्जी निकालनी तो ई बराबर पी इंटू टी होता है। और हमने जो लिखाया था अभी हमने लिखाया था वॉट इंटू आर इंटू डे
अपॉन 1000 अपॉन में इसलिए क्योंकि ये वाट में दिया है, किलो वाट में करना है, तो 500 इंटू 20 अपॉन 1000, 1 2 यहाँ से कैंसिल आउट, यानी कितना आ जाएगा 10 किलो वाट आवर। तो ये आ जाएगी एनर्जी कंज्यूम्ड इन 20 आवर्स। और इसके लिए रेट कितना है, 3 रुपये 90 पैसा पर यूनिट। तो अगर हमें कॉस्ट निकालनी, रेट दे रखा था क्वेश्चन में 3 रुपये 90 पैसा, तो अगर हमें कॉस्ट निकाले तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3.90, तो आंसर आ जाएगा 39 रुपीज़। इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसके बाद है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको करिएगा। हम आगे आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ हॉट्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, हॉट्स के क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पेज नंबर 60 है ये, इसको पहले हटा देते हैं यहाँ। पेज नंबर 60 पे आ गए हैं हम लोग। इसमें हॉट्स पे काम करेंगे हम लोग। हॉट्स में क्वेश्चन नंबर 42, इसमें दे रखा है कि द टेबल बिलो शोज द करंट इन 3 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन कनेक्टेड टू द 240 वोल्ट मेन सप्लाई। तो कैटल के लिए करंट कितना है 8.5 एम्पियर, लैम्प के लिए कितना है 0.4 एम्पियर, टोस्टर के लिए कितना है 4.8 एम्पियर। 3 चीज़ें हैं, कैटल, लैम्प और टोस्टर। तीनों के लिए करंट अलग अलग है, बट पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए क्या है, सेम है। आगे दे रखा है विच अप्लायंस हैज़ द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाउ डज द डाटा शो दिस। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पूछा है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर हमें करंट मालूम है, हमें वी, अच्छा एक बात बताइए, तीनों पे करंट अलग अलग है, इसका मतलब ये तीनों सीरीज में तो नहीं हो सकते। तीनों सीरीज में होते तो करंट कैसा होता, सेम होना चाहिए था। तो यहाँ पे तीनों के लिए करंट अलग अलग, तो इंडिविजुअली उनको ट्रीट करिए। हमें आई मालूम है कैटल के लिए, हमको वी मालूम है कैटल के लिए, तो अगर आर निकालना है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। तीनों के लिए निकालेंगे और हम बता देंगे। वैसे अगर डायरेक्टली जानना चाहें आप, तो हम ये जानते हैं फार्मूला क्या होता है, वी बराबर आई आर। वी फिक्स है यानी वी कांस्टेंट है, आई चेंज है, तो अगर आर को रिलेट करें तो ये हो जाएगा वी अपॉन आई। तो इसका मतलब जहां पर करंट ज्यादा होगा वहां रेजिस्टेंस कम होगा, और जहां करंट कम होगा वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इससे तो ये क्लियर हुआ भाई। हम लोग इससे क्या कह सकते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब आई जितना ज्यादा होता जाएगा रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट इस बात को कहें विदाउट सॉल्विंग, तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कैटल का 8.5 है, लैम्प के लिए 0.4 है और टोस्टर के लिए 4.8 है। पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसका होगा, तो आप कहेंगे कि करंट जिसका सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वी सबके लिए क्या है, सेम है। वी तो कांस्टेंट हो गया। अगर वी कांस्टेंट है तो वी की वैल्यू चेंज हमको करनी नहीं। चेंज क्या होगा, आई चेंज होगा। जब आई चेंज होगा तो यहाँ पर आई अपॉन में है। अपॉन में होने का मतलब है अगर अपॉन में बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो जो आंसर आएगा वो कम आएगा। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाएगी तो सॉल्विंग पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी। उसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हम आई निकालें, 3 आई है, I1 की वैल्यू यानी आई कैटल के लिए कितनी 8.5 एम्पियर, और आई लैम्प के लिए दे रखी है 0.4 एम्पियर, और टोस्टर के लिए जो दे रखी है वो दे रखी है 4.8 एम्पियर। यहाँ से क्लियर ये हो गया कि जो IL है यानी कि जो लैम्प के लिए ये वैल्यू कम है इन दोनों से, यानी कि कैटल वाली वैल्यू और टोस्टर वाली का जो करंट है उन दोनों से इसकी वैल्यू कम है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है यानी RL जो होगा वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/IL। तो यहाँ पे अगर I कम है तो R क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा वो लैम्प का होगा। अच्छा, इसी चीज़ की तो मैंने बता दिया आपको, थ्योरेटिकल सॉल्विंग करेंगे तो निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर R के निकालें तो R इज इक्वल हो जाएगा V/I। V कितना 240/8.5, R इज इक्वल टू V/I। अगर सॉल्विंग कर रहे हैं तो 5 17 5 4 जा 5 8 जा 0। ज़्यादा सॉल्विंग नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं।
चाहे तो डेसिमल में कर लें, अगर आपको लगता है कि हमको आसान पड़ेगा तो कर लीजिए। 17 टू जा 34, 34 करेंगे तो कितना बचेगा, 140 बचेगा। 140 बचेगा तो 17 9 जा 153 होता है, तो 17 8 जा अप्रॉक्स जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। आगे अगर निकालें तो हम लैम्प के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V/I, V कितना 240 और I कितना है 0.4, पॉइंट हटाया 4 6 जा 24, यानी कि लगभग 600 ओम यहाँ पर आया। और अगर हम तीसरे के लिए निकालें, यानी कि T के लिए, टोस्टर के लिए निकालें अगर, तो यहाँ पे है कितना 230, 240 अपॉन 4.8, पॉइंट हटाएंगे और ये 5 जा कटेगा, हाँ 5 जा कटेगा तो कितना जाएगा 50, तो यहाँ पे 50 ओम आ गया। अब अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कौन सा है, लैम्प के लिए। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इस पर करंट सबसे कम है और V सेम था, इसलिए ये आंसर आ गया। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। उसके बाद लिखा हाउ डज द डाटा शो दिस, तो मैंने आपको बता दिया डाटा क्या शो कर रहा है, इससे ये क्लियर हो गया कि चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, इसलिए जहाँ पर करंट सबसे कम होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लैम्प पे रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है द लैम्प इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई बाय यूजिंग अ थिन ट्विन कोल्ड केबल consisting of live and neutral wire. State the two reasons why this cable should not be used for connecting the kettle to the main supply. देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है वो सेफ्टी की बात आ रही है। सेफ्टी की बात क्यों आई, क्योंकि कैटल का अगर देखा जाए तो कैटल पे जो सप्लाई है करंट की वो ज़्यादा है। हम जानते हैं जो कैटल है उसका जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है, 1000 वाट 2000 वाट जितनी भी कॉयल होती हैं, चाहे वो हीटिंग की हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, इलेक्ट्रिक कैटल की बात करें, गीज़र की बात करें, इन सब में जो कॉयल होती है वो ड्यू टू हम क्या चाहे जानते हैं कि उनकी जो रजिस्टिविटी होती है हाई होती है, यानी वो करंट कंज्यूम करते हैं और मैक्सिमम करंट खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, इससे रेड हॉट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कहना चाहते हैं, जब वहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन का रेट बहुत ज़्यादा होगा, जब उसकी वॉट ज़्यादा होगी, उसकी पावर ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वहाँ पर सेफ्टी डिवाइस का यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो ट्विन वायर आप यूज़ करें, ट्विन वायर का मतलब एक फेस, यानी एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, इनके अलावा एक अर्थिंग वायर भी हमें जोड़ना पड़ता है। अर्थिंग वायर जोड़ने का रीज़न इतना होता है कि जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जो डैमेज, भाई पावर कंजम्पशन का रेट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जहाँ पर सॉकेट आप लगाएंगे वो सॉकेट हीट हो जाएगा और कभी कभी वो गल भी जाता है। कभी आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि मान लीजिए कोई हमारा पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हमारा इन्वर्टर का पॉइंट है और हम वहाँ पर हीटर लगा देते हैं या गीज़र लगा देते हैं या फिर कोई हैवी जैसे कि ब्लोअर लगा दिया, तो क्या होगा, वो उसको गला देगा, यानी कि जो सॉकेट है वो गल जाएगा और साथ में जो प्लग लगा रहे हो आप, अगर ट्विन वायर की बात मैं कर रहा हूँ या ट्विन वायर की बात नहीं भी करते हैं, हम नॉर्मल की बात करते हैं कि मान लीजिए आपने हीटर लगाया जिसमें 3 पॉइंट का प्लग अगर है, 3 पॉइंट का अगर प्लग है, अगर इसको आप लगा रहे हैं, अगर इसको भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है, इन्वर्टर वाला, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टर या वो सॉकेट जलाएगा, साथ में जो इन्वर्टर का फ्यूज लगा होता है, भाई पावर कंजम्पशन का रेट बहुत तेजी से अगर आएगा तो हो सकता है कि इन्वर्टर का जो फ्यूज होता है वो गल जाए और वो सर्किट ब्रेक होकर यानी सप्लाई बंद हो जाए आना। तो ये इसी वजह से होता है कि जो ये अर्थिंग वायर है, इस चीज़ को बचाने के लिए जब एनर्जी कंजम्पशन का रेट बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे में आप इस बात को थोड़ा नोटिस करिए कि जो ये ऊपर देखते हैं बड़ी पिन, थोड़ी चौड़ी पिन होती है और थोड़ी लंबी ज़्यादा होती है, यानी कि जब आप सॉकेट में लगाते हैं तो पहले ये कॉन्टैक्ट में आती है सर्किट उसमें और उसके बाद ये आती है इसके कनेक्ट में, ये पहले इसलिए कनेक्ट हो जाती है जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो अर्थिंग वायर से क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और अर्थ में जब चला जाएगा तो यहाँ पर डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो क्लियर है ये बात कि हम लोग जो लैम्प के लिए, जो फैन के लिए, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं 2 प्लग इस तरीके से जो हम लोग लगाते हैं 2 पिन वाला, इसको यूज़ हम करते हैं बल्ब के लिए, फैन के लिए नॉर्मल, लेकिन जहाँ भी हैवी अप्लायंस होते हैं वहाँ पे हमको 3 पिन टॉप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सेफ्टी की वजह से हमें अर्थिंग वायर की नीड होती है। यही इसमें लिखा हुआ था, लिखा है द लैम्प इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई बाय यूजिंग अ थिन ट्विन कोल्ड केबल कंसिस्टिंग ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर. State 2 reason why this cable should not be used for connecting the kettle to the main supply. रीजन वैसे तुमने आपको बता दिया, क्या बताया मैंने
कि जितना, अगर मान लीजिए हमने बोला कि अगर हम नहीं लगाते हैं, अगर चलिए नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा कि अच्छा एक चीज़ और भी बता सकते हैं, जैसे मैंने पहला ये बता दिया कि हीटर का जो एनर्जी कंजम्पशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो ये पहला रीज़न, जो 2 रीज़न की डिमांड है इसमें कि 2 रीज़न दीजिए क्यों ऐसा होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हीटर लैम्प के कंपेयर में जो एनर्जी कंज्यूम करेगी वो ज़्यादा करेगी। एक तो ये कारण, और दूसरा कारण क्या हो जाएगा, ड्यू भाई सेफ्टी के लिए, भाई अगर अर्थिंग वायर नहीं लगाएंगे तो डैमेजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उससे बचने के लिए भी हम जो कैटल वगैरह या जो भी हमारे हैवी अप्लायंस होते हैं उनमें हम 3 पिन टॉप का यूज़ करते हैं, यानी उसमें 2 कोल्ड जो ट्विन वायर होता है उसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसको यूज़ करेंगे तो अर्थिंग वायर उसमें नहीं होगा, और जब अर्थिंग वायर नहीं होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं रिस्क पे आ जाएंगे। तो ये 2 रीज़न हो गए इसके। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन यही है, लेकिन इसका पार्ट है सी, कैलकुलेट द पावर रेटिंग एट द कैटल व्हेन इट ऑपरेटेड फ्रॉम 240 वोल्ट मेन सप्लाई। किसके लिए पूछा गया, कैटल के लिए पूछा गया कि अगर 240 वोल्ट की मेन सप्लाई से इसको अगर जोड़ा जाए तो कितनी पावर होगी। तो P बराबर VI होता है, V दे रखा है और I पहले से मालूम है, तो हम P बराबर VI का फॉर्मूला लगा के P निकाल सकते हैं। P बराबर VI, अगर कैटल के लिए देखें तो पावर कितनी दे रखी है, इसकी निकालनी है, पावर निकालनी है। वोल्ट दे रखा है 240 वोल्ट, और इस पे जो करंट सप्लाई है, जो करंट ये ले रहा है वो 8.5 एम्पियर। तो अगर P बराबर V है तो V 240 हो जाएगा और I कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाया 0/0 से काट दे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 5 जा करेंगे 120 आएगा, और 24 8 जा करेंगे 144 आएगा। नहीं 24 96 9 18 192 192 और 2 यानी कि 402 2040। तो ये जो आ रही है 2040, ये इसकी पावर यानी कि वाट आ गई। इसके बाद क्या पूछा गया इसमें, इसका डी पार्ट है, इसी क्वेश्चन 42 पे हम लोग चल रहे हैं। डी पार्ट, अ मैन टेक्स द कैटल अब्रॉड वेयर द मेन सप्लाई इज 120 वोल्ट, व्हाट इज द करंट इन द कैटल व्हेन इट इज ऑपरेटेड फ्रॉम 120 वोल्ट सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अब करंट नहीं दे रखा है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि पावर तो यही रहेगी। अभी जो पावर है करंट इसकी कैटल की वो तो फिक्स हो गई, पावर जो निकल के आई वो यही है। इस पावर को अगर लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम इसको कैटल को कहीं दूसरी जगह पर ले गए जहाँ पर सप्लाई कितनी है 120 वोल्ट की है, तो 120 वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ पर करंट कितना लेगी वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैटल की पावर तो किस पे डिपेंड करती है, V और I पे डिपेंड करती है। भाई सही है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी कुछ अप्लायंसेस की पावर फिक्स होती कि 1000 वॉट का है 2000 वॉट का है, उसको तो कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर P बराबर VI के अकॉर्डिंग, V दे रखा है 120, I मालूम नहीं है बट पावर निकाल चुके हैं हम लोग। तो अगर I निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2040/120, कैंसिल आउट, किससे 4 3 जा 12, 4 5 जा 4 1 जा, तो 3 1 जा 3 7 जा। आई थिंक कितना आना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, 120 वोल्ट। अच्छा ये हमने इस क्वेश्चन से उठा लिया 2040, तो इसको तो नहीं लेना चाहिए हमको, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। फिर काम ये कर लेते हैं कि I और V पहले दे रखा तो R निकाल इस क्वेश्चन, ये तुम्हारा हो गया पार्ट। क्योंकि देखिए तीनों जो चारों पार्ट हैं वो इंडिविजुअल अलग अलग हैं अपने आप में। यहाँ पे जो काम करना, जो इनिशियल क्वेश्चन दे रखा था कि या टेबल बिलो शो द करंट, ये सब दे रखा है, वहाँ पर जो I दे रखा था वो दे रखा था 8.5 एम्पियर और V दे रखा था 240। तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, R निकाल लें, या तो R निकाल लें या पावर निकाल लें, ठीक है। क्योंकि मेन जो हमारे, देखिए जो जब कभी भी क्वेश्चन में पार्ट होता है और पार्ट में कुछ गिवन होता है तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए होता है, ना कि पूरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो पहले से गिवन होते, कुछ दिया उसके बाद फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो जो मेन में दिया है उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन जो इनमें दे रखा है इस डाटा को नेक्स्ट पार्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में डिमांड ना की जाए। तो यहाँ पे V और I ये दे रखा है, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो R निकाल लें, R निकाल लें और हम उसका यूज़ कर लें वहाँ पर, R रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, या हम यहाँ से अगर पावर निकालें तो P बराबर कितना हो जाएगा, VI हो जाएगा। तो V की जगह पे कितना 240 और I की जगह पे कितना 8.5, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, इतना आ गया पावर।
अब हम आते हैं जो पार्ट है क्वेश्चन, जो फोर्थ पार्ट है, इसमें दे रखा है कि अगर सप्लाई 120 वोल्ट की हुई, अब V कितना है 120 वोल्ट, I कितना होगा, जबकि P यही होना चाहिए क्योंकि जो मेन सप्लाई में दे रखा था V यही होना चाहिए, 8.5 है। तो अगर हम यहाँ पर P की जगह VI लिख दें तो V इंटू आई बराबर 240 इंटू 8.5, V की जगह पे कितना 120 इंटू आई बराबर 240 इंटू 8.5, ये अपॉन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 42। कुछ अच्छा हमने करंट भी यूज़ कर लिया है क्या, ओहो, आर ही निकालना पड़ेगा क्योंकि बार बार वही गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने फिर से वही ले लिया, करंट हमने 8.5 ले लिया, जबकि अभी हमने आपसे यही कहा है कि करंट हम ये यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर निकालो, रेजिस्टेंस निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, V कितना है 240 और आई कितना 8.5, तो 5 से काटा 17, 5 4 जा 5 8 जा 2, 480 अपॉन 7 रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने, ओम। और रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ रेजिस्टेंस जो होता है कभी भी किसी अप्लायंस से कम ज़्यादा नहीं होता। तो ये आर आ गया। अब हम क्या करें, P बराबर VI होता है, आई खत्म कर देते हैं, आई चाहिए हमको, आई चाहिए, पावर भी चाहिए, व्हाट इज द करंट इन द कैटल व्हेन ऑपरेटिंग 120 वोल्ट सप्लाई, करंट चाहिए हमको, तो करंट चाहिए, आई चाहिए, अगर आई चाहिए तो V बराबर IR लगा दिया हमने, V की जगह पे 120, आई की जगह पे कितना मालूम नहीं, R की जगह पे कितना 480 अपॉन 17, तो आई आ जाएगा 120 इंटू 17 अपॉन 480, 12 4 जा 48, तो 17 अपॉन 4, 4 4 जा 16 और 16, 4 2 जा 8, 420, 4.25 एम्पियर ये करंट आएगा। फिर से देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, I 8.5 था, V 240 था, पावर डिपेंड करती है वोल्टेज और करंट के ऊपर, जब कम ज़्यादा करेंगे तो पावर कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स रहता है। तो हमने यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लिया और इस रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे दोबारा, जब V कितनी है 120, R फिक्स थी तो I कितनी होगी, तो I हमने यहाँ से निकाला, I की वैल्यू कितनी आ गई 4.25, क्योंकि ओम्स लॉ में आपने वेरीफाई किया था जब कभी हम V में कोई चेंज करते हैं तो I भी उसके करस्पॉन्डिंग चेंज होता है, लेकिन V अपॉन आई की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और V अपॉन आई किसको रिप्रेजेंट करता है, R को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 42 का डी पार्ट। इसके बाद हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ एक ही है जहां पर कॉस्ट निकालने की बात आ रही है, 5 रुपये पर यूनिट के रेट से कॉस्ट कितनी है। इस क्वेश्चन को छोड़िए, थ्योरेटिकल है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें दे रखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 10 वॉट 220 वोल्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन इफ द मैक्सिमम करंट which can be drawn is 5 ampere। क्वेश्चन नंबर पे हम लोग कितने पर हैं, 44 पे हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है, एक लैंप है, एक बल्ब है जिसके लिए पावर दे रखी है कितनी, 10 वॉट की पावर है और 220 वोल्ट सप्लाई, 10 वॉट पावर है और सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट की सप्लाई हो गई। आगे क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी ऑफ दीज बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ना है, और जो करंट टोटल है वो 5 एम्पियर दे रखा है, टोटल आई 5 एम्पियर दे रखा है। तो पहले तो हम क्या निकाल लें, P दे रखा है, V दे रखा है, I दे रखा है, हमें टोटल पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, हाउ मेनी of these bulbs can be connected in parallel across the two wires 220 volt supply, then the maximum current which can be drawn 5 ampere। तो यहाँ से टोटल R निकालने हैं अगर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बराबर R बराबर V अपॉन आई, और V कितना है 220 और I कितना है 5, तो 5 4 जाए, यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 44 ओम का है। ठीक, और अगर एक पे निकाला जाए तो एक पे निकाला जाए रेजिस्टेंस तो कितना है, P दे रखा है, V दे रखा है, तो यहाँ पे अगर R1 निकालें
तो वैसे पूरा फार्मूला लगा देते हैं पहले। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, वी आई होता है, और आई की जगह पे वी अपॉन आर लिख दो तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। P कितना है 10 है, V कितना है 220 और R हमको मालूम नहीं है, R1 नाम दे देते हैं इसको। तो अगर R1 निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 10, तो यह आ जाएगा 4840। ये आ गया एक बल्ब के लिए रेजिस्टेंस 4840। अब पूछना है ऐसे कितने रेजिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर कितना है 44। तो अगर निकाला जाए तो हम जानते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हमने 1/r यानी 1/44, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4840, फिर 1/4840, ऐसे कितने हैं मालूम नहीं है हमको, तो रैंडमली यहाँ पर हमने ले लिया और मान लिया यहाँ कितने हैं n तक है। ये कितने हैं ऐसे रेजिस्टेंस n, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में 1 1 है, जब इनको ऐड करेंगे तो 1 1 1 1 मिलके अगर n है तो ऊपर n आ जाएगा, नीचे 4840 हो जाएगा। यहाँ पे 1/44 है, तो अगर हमें n निकालना है तो ये हो जाएगा 4840/44, तो 1 जा और ये 10 यानी 110 बल्ब आपको पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे, जिससे कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना मिल जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, एक ही पार्ट है इसमें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, लिखा है 2 एग्जैक्टली सिमिलर इलेक्ट्रिक लैंप आर अरेंज्ड इन पैरेलल एंड इन सीरीज इफ द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ लैंप आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम बाय देम। ये क्वेश्चन लगा के बताते हैं आपको। देखिए मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप बुक अपने सामने रखिए, जिससे कि आप क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन को आप अपनी बुक में पढ़ पाएँ। लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा फिर सॉल्विंग करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वैसे भी मुझे लगता है शायद 6th क्लास है ये न्यूमेरिकल की। इसमें लिखा है 2 एग्जैक्टली सिमिलर इलेक्ट्रिक लैम्प आर अरेंज। देखिए अगर एग्जैक्टली सिमिलर है इसका मतलब क्या हो गया, इनके जो वॉट है वो सेम है, यानी पावर सबकी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। और आगे ये रखा है कि अगर इनको पैरेलल में जोड़ा जाए, सप्लाई कितनी 220 वोल्ट की, पैरेलल में भी सेम होता है मालूम है हमको, और अगर सीरीज में जोड़ा जाए तब तो इनकी जो पावर निकलेगी उसको बताना, उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए 2 है, जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो 2 है, n कितना है 2 है। अगर पैरेलल में जोड़ते, अगर पहले केस में पैरेलल जोड़ा गया है, अगर पैरेलल जोड़ा गया है इनको, तो क्या दे रखा है, सप्लाई दे रखी है कितनी 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो 220 वोल्ट यहाँ भी होगा, 220 वोल्ट यहाँ भी होगा। इसके रेजिस्टेंस को अगर R मान लिया है तो दोनों R होंगे, क्वेश्चन में दे रखा है। एग्जैक्टली सिमिलर है तो उनके रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अगर हम R निकालें तो R इज इक्वल टू कितना होता है, V/I होता है, I दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू, लेकिन हम चाहते हैं I ना आए। अगर आप चाहते हो I ना आए तो क्या किया जाए भाई, अगर दोनों सिमिलर तो इसका मतलब जितना भाई R भी सेम हो जाएगा, V भी सेम हो जाएगा, तो I भी सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों के लिए I भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी जो I यहाँ, आप समझिए इस बात को फिर से, क्वेश्चन में कहा गया एग्जैक्टली सिमिलर बल्ब। एग्जैक्टली सिमिलर का मतलब है इनके रेजिस्टेंस भी सेम होंगे, इनकी पावर भी सेम होगी। अच्छा एक बात हमें बताइए, अगर सप्लाई 220 वोल्ट की चल रही है और वो इन दोनों पे सेम जा रही है, रेजिस्टेंस भी सेम जा रहा है, तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू V/R। जब V भी सेम है, R भी सेम है, तो I भी सेम होगा। इस वजह से अगर दोनों के लिए I भी सेम मान ली जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू V/I, R इज इक्वल टू V/I, और यहाँ से भी R इज इक्वल टू V/I। अगर इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाएगा तो 1 अगर R डैश लिखें तो ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, यानी 1/R डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/R, यानी R डैश की वैल्यू आ जाएगी R/2। ये था किस केस में, जब हमने पैरेलल जोड़ा। पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया और चाहते क्या थे, ये हमसे इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन चाहते थे, P निकालना। तो P बराबर वैसे तो होता है VI, लेकिन हमने I नहीं लिखा, यहाँ पे R लिखा है, तो P इज इक्वल टू V²/R। तो V कितना हो जाएगा 220 2 बार, और R कितना R/2 का स्क्वायर करेंगे तो R²/4 4 ऊपर आ गया। ये पहले केस में आ गई ये पावर, तब जब पैरेलल था। अगर यही सीरीज में होता, अगर सीरीज में होता
तो V डिफर करता लेकिन I सेम होता, लेकिन रेजिस्टेंस तो वही रहता, R तो वही रहता। R जब वही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फिर से वही काम, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R मिलकर 2R आ जाएगा। जब टोटल रेजिस्टेंस दूसरे केस में निकालेंगे R डबल डैश, तो ये 2R आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस मालूम हो गया हमको, टोटल रेजिस्टेंस मालूम, तो वैसे पावर अगर लगाते तो पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू, वैसे तो VI होता है, चाहे तो यहाँ भी हम VI यूज़ करें, ठीक है, या फिर अगर हम चाहे, हम जानते हैं ना V अलग अलग हो जाता है, लेकिन हमने तो टोटल रेजिस्टेंस लिया है, जब टोटल लिया तो टोटल के लिए भी यही रहेगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, तो V कितना 220 दो बार, और नीचे R कितना है 2 का स्क्वायर 4, और 4R स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या किया जाए, निकालना क्या है हमको, रेशियो निकालना। अच्छा, मैं पहले तो पावर निकालनी थी, तो मैंने लिख दिया P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, V तो सेम रहेगी दोनों, अच्छा दोनों क्या मतलब पूरा लिया है, हाँ ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2R है, तो हमने लिख दिया P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। R स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने, R स्क्वायर क्यों किया है, यहां भी हमने R स्क्वायर किया है क्या, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, V स्क्वायर अपॉन R का मतलब V स्क्वायर तो होगा, लेकिन R का मतलब R/2, और यहाँ जब लिखेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि V स्क्वायर होता है ना, V स्क्वायर अपॉन R की जगह यहाँ पे 2R हो जाएगा। इतना आप क्लियर हो गया, ये हो गया P2 हो गया, पहले केस में P1 था, P2 था, हमें रेशियो चाहिए, तो P1 अपॉन P2 अगर करते हैं, अगर P1 अपॉन P2 करते हैं, तो ऊपर P1 की वैल्यू यानी कि 220 इंटू 220 इंटू 2 अपॉन R, जबकि इसके अपॉन में आ जाएगा 220 इंटू 220 इंटू कुछ नहीं है, अपॉन में 2R। अब क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 220 इंटू 220 इंटू 2 अपॉन R इंटू 2R अपॉन 220 इंटू 220। ये पूरा 220 कैंसिल इससे हो गया, ये पूरा 220 इससे कैंसिल हो गया, और R से कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 2 2 4, नीचे 1 बचा, यानी आंसर आना चाहिए 4:1। तो ये हॉट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम लोग आ गए हैं अब हीटिंग इफेक्ट पे आ गए। तो हीटिंग इफेक्ट वैसे तो आपने पढ़ लिया है, क्योंकि एनर्जी अगर आपने पढ़ ली तो उसमें हर तरह की एनर्जी पे काम कर लिया, बस ये था। अब हीट एनर्जी की बात करेंगे तो जहाँ पर E यूज़ होता था वहाँ पर H यूज़ करेंगे। फार्मूला लिखे दे रहे हैं एक बार, उसका 2 3 4 क्वेश्चन जो इसके बचे हैं इसको करा देते हैं, देखते हैं इसके बाद भी कुछ है नहीं है, तो इसको जल्दी से फिनिश करा लिया जाए। हम लोग आ गए पेज नंबर 66 पे हैं, पेज नंबर 66, और इसमें सबसे पहले कुछ शॉर्ट आंसर पे आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर में क्या क्या दे रहे, नहीं कुछ पहले फार्मूला लिख देते हैं। देखिए हमने आपको पढ़ाया था, W पढ़ रखा है आपने, वर्क पढ़ रखा है, वर्क कई जगह पे पढ़ाया है। वर्क वैसे तो एनर्जी होती है, आप E अगर चाहें तो डायरेक्ट E लिख दें, E बराबर PT पढ़ रखा है, तो E यहाँ पर हीट एनर्जी है तो H बराबर PT हो जाएगा, P को VI लिख सकते हैं तो VIT हो जाएगा। अगर हम V नहीं मालूम है, R और I मालूम है, तो V की जगह पे अगर IR लिखेंगे, IR इंटू IT, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। और अगर I नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, I की जगह पे V अपॉन R, तो V अपॉन R इंटू T। तो ये जिस तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगा डाटा, उस तरीके से हम इसको यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 66 पे क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम एंड वन ऑफ 60 ओम आर अरेंज्ड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द हीट इन जूल प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन हाफ अ मिनट। टाइम हाफ मिनट का दे रखा है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या क्या दे रखा है, टी दे रखा है हाफ मिनट, हाफ मिनट को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 सेकेंड, ये तो टाइम आ गया। और दो जो चीज़ें अलग अलग दे रखी, दोनों के रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक R1 दे रखा है, कितना दे रखा है 40 ओम, और एक R2 दे रखा है, ये दे रखा है 60 ओम। और ये कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 प्लस R2 करेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस 60, यानी कि 100 ओम का रेजिस्टेंस रिजल्टेंट है। टाइम दे रखा है
और इसके बाद सप्लाई कितनी 220 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है। चाहते क्या है ये, इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, फाइंड द हीट इन जूल प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन। यानी कि हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो हमने बोला वी मालूम, आर मालूम, टी मालूम, वी मालूम, आर मालूम, टी मालूम, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। वी स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220, आई 30 और अपॉन आर कितना, आर 100, तो 1020 मल्टीप्लाई कराएंगे 4 इसकी करेंगे कितना आ जाएगा 4840 इंटू 3 0 12 25 14520 जूल। ये आपका आंसर आना चाहिए। इससे पहले भी कोई न्यूमेरिकल है क्या? अच्छा 10th का बी पार्ट, इसमें भी न्यूमेरिकल लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 30 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पर क्या दे रखा है, आर दे रखा है, आई दे रखा है और टी दे रखा है। आई दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, यानी कि आई स्क्वायर आर टी, ये लगा देंगे फार्मूला निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, आई स्क्वायर आर टी, आई की जगह आर की जगह टी की जगह वैल्यू लिखेंगे, आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक बल्ब नॉट फिल्ड, हटा दीजिए इसको, थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर पासेस थ्रू अ सर्टेन रजिस्टर फॉर 10 मिनट 2.88 into 10⁴ जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द पावर ऑफ द रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो ये लगा ही लेते हैं, इसको भी लगा लेते हैं, थोड़ा जल्दी करा के इसको फिनिश कर लेते हैं यार। बच्चे भी बोर हो जाते हैं, कहते हैं सर वही चैप्टर बार बार चल रहा है अभी तक। लेकिन अगर एक साथ कराते तो क्लास इतनी लंबी हो जाएगी कोई बच्चा देखेगा भी नहीं। लिखा है व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर पासेस थ्रू अ सर्टेन रजिस्टर, यानी कि यहाँ पर करंट दे रखा है 4 एम्पियर का, और रजिस्टर जो दे रखा है इसमें वो दे रखा है कितना, रजिस्टर आई थिंक निकालना है 10 मिनट, टाइम दे रखा है 10 मिनट का। मिनट को अगर सेकंड में करें तो 10 इंटू 60 दिस इज 600 सेकेंड, टाइम हो गया। और भी कुछ दे रखा है इसमें, हाँ जूल, हीट एनर्जी दे रखी है 2.88 इंटू 10⁴ जूल, ये हीट एनर्जी दे रखी है। पहले पार्ट में क्या निकालना है, पावर निकालना है, पावर ऑफ रजिस्टर। तो पावर मतलब P बराबर क्या होता है, वैसे तो VI होता है, बट यहाँ पे हमको क्या नहीं मालूम है, V नहीं मालूम है। एक फॉर्मूला और भी पढ़ा है हम लोगों ने, पावर के साथ साथ क्या पढ़ा, E बराबर PT पढ़ा हुआ है। अगर E बराबर PT पढ़ा है तो P बराबर कितना हो जाएगा, E/T, और E यहाँ पर क्या है H, तो H का मतलब 2.88 इंटू 10⁴ अपॉन कितना 600, तो यहाँ 100, 6 से 6 4 24 और 6 8 48, ये 100 अगर ऊपर इस पावर को क्या कर दो कम कर देगा, अगर इसे काटेंगे तो पावर 2 बचेगी, कितना आ जाएगा 0.48 इंटू 100, यानी कि 48 वाट। तो ये तो पावर आ गई। अब उसके बाद क्या निकालना है, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, यानी कि V निकालना है। तो V निकालना है तो P बराबर VI लगा सकते हैं, क्योंकि पावर निकाल चुके हैं। अगर नहीं यूज़ करना चाहते मत यूज़ कीजिए, अगर आप V यूज़ करना चाहते हैं तो हम जानते हैं H बराबर VIT, तो V बराबर हो जाएगा H/IT। H कितना है 2.88 इंटू 10⁴ अपॉन I कितना है 4 एम्पियर और टाइम कितना है 600। अभी हम लोगों ने इसकी सॉल्विंग की थी 2.88 इंटू 10⁴ अपॉन 600 की, तो इसकी सॉल्विंग की वैल्यू जो आई थी, इस पूरे की सॉल्विंग की वैल्यू कितनी आई थी 48 अपॉन कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 12, इसका मतलब 12 वोल्ट। सप्लाई कितनी होगी यहाँ पर 12 वोल्ट होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट। क्लियर होगी ये चीज़, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके। तो वैसे तो मैं P यूज़ करता, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे कहेंगे सर फार्मूला ये तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो मैंने कहा इससे बता दिया जाए। वरना हम क्या लिख सकते थे H/T, जो यहाँ पर लिखा है E/T, E को लिख सकते हैं H/T। तो H/T की डायरेक्ट वैल्यू हमको मालूम है कितनी 48, तो हमने H/T की 48 लिख दिया, तो 48/I, तो I कितना है 4, तो 48/4 यानी कि 12 वोल्ट।
क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ गए हैं 17 में। लिखा है अ हीटिंग कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, एट व्हाट रेट विल हीट बी प्रोड्यूस इन इट व्हेन अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। गिवन क्या क्या समझ लीजिए। रेजिस्टेंस दे रखा है आर, 200 ओम का दे रखा है, और शायद करंट दे रखा है कितना, करंट दे रखा है 2.5 एम्पियर। और क्वेश्चन में चाहते क्या है ये, हीटिंग कॉयल रजिस्टर व्हाट रेट विल हीट। देखिए रेट जब भी आपसे बात की जाए, अभी पीछे क्वेश्चन आया था तो इसमें एच अपॉन टी की वैल्यू निकालनी है। रेट का मतलब एच अपॉन टी, तो हम जानते हैं एच बराबर क्या होता है, वैसे तो वी आई टी होता है, लेकिन यहाँ पे वी नहीं दिया तो वी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वी बराबर आई आर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी बराबर एच। लेकिन हमें तो एच अपॉन टी चाहिए, तो एच अपॉन टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई की जगह पे कितना 2.5 दो बार लिखेंगे, और आर कितना है 200, मल्टीप्लाई करेंगे 25 6.25 इंटू 200 कितना आ जाएगा 1250 क्या जूल पर सेकेंड, क्योंकि यहां पर रेट की बात थी तो जूल पर सेकेंड। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है An electrical heater of resistance 8 ohm take a current 1.5 ampere 15 ampere from the main supply line, calculate the rate at which the heat develop in the heater। देखिए सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने किया, यहाँ भी आई दे रखा है और आर दे रखा है, और यहाँ भी रेट की बात हो रही। रेट का मतलब हो जाएगा एच अपॉन टी की वैल्यू निकालनी है, तो एच अपॉन टी इज इक्वल टू, अभी हमने आपको कराया आई स्क्वायर अपॉन आर, तो आई स्क्वायर अपॉन आर करेंगे आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो करने की नीड नहीं है, कर लीजिएगा, कर देते हैं। नहीं तो चलिए क्या क्या दे रखा है, आर दे रखा है, आर दे रखा है 8 ओम, और करंट दे रखा है 15 एम्पियर। तो हम जो जानते हैं एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो एच अपॉन टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई की जगह पे 15 इंटू 15 और आर की जगह पे 8, तो 15 से कर लें, या फिर 15 की 225 इंटू 8 करेंगे, तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 24, 8 दूनी 16, 1800 जूल पर सेकेंड। तो ये आ गया। क्वेश्चन में 19 दिया, रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द हीट एनर्जी इन जूल जनरेटेड पर मिनट। टाइम दे रखा है पर मिनट यानी कि 60 सेकेंड। ये तो खैर क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हैं आसानी से। 25 ओम का रजिस्टर है, यानी आर दे रखा है, और सप्लाई 12 वोल्ट की बैटरी, टाइम 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, पर मिनट मीन 60 सेकेंड। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर आई नहीं दे रखा है, तो वी आई टी हम लोग जानते हैं, एच बराबर क्या होता है वी आई टी जानते हैं, बट आई नहीं मालूम, तो आई की जगह पे वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर। वी कितना है 12, दो बार लिखेंगे टाइम, और टी कितना है 60, और रेजिस्टेंस कितना है 25, 5 यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 144 इंटू 12 अपॉन 5, 1728 अपॉन 5, तो 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30, 345.60 जूल, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में दिखा है कि 100 जूल of heat is produced per second in a 4 ohm resistor, what is the potential difference across the resistor। देखिए 100 जूल की एनर्जी दे रखी है, 4 ओम का रजिस्टर दे रखा है, पर सेकंड यानी टाइम 1 सेकंड दे रखा है, तो निकालना क्या चाहते हैं, वी निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए क्या क्या गिवन है। 100 जूल यानी कि एच दे रखा है 100 जूल, और 4 ओम का रजिस्टर है, निकालना क्या है हमको, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, वी निकालना है। टाइम कितना दे रखा है, आई थिंक पर सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड। तो हम जानते हैं एच बराबर क्या होता है वी आई टी,
या वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो वी कितना है मालूम नहीं है, टी मालूम है 1, आर कितना है 4, एच कितना है 100, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400, तो वी की वैल्यू कितना आ जाएगी 20, 400 का रूट 20 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट आई फ्लोइंग फॉर अ टाइम इंटरवल टी थ्रू अ रजिस्टर आर हैविंग अ पोटेंशियल वी अक्रॉस इट्स एंड विद विच नेम इज द रिलेशन नोन एज। थ्योरेटिकल छोड़ देते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट। हाउ मच हीट विल बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ 12 वॉट प्रोड्यूस इन 1 मिनट इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये बता देते हैं, यानी कि बी पार्ट 21 क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट, क्वेश्चन अपनी बुक में आप देख लीजिएगा, फिर भी पढ़ देते हैं हम आपको फिर से एक बार। हाउ मच हीट यानी एच निकालना है, हाउ मच हीट विल बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ 12 वॉट यानी पी दे रखा है 12 वॉट, प्रोड्यूस इन 1 मिनट, टाइम दे रखा है 1 मिनट इन 60 सेकेंड, और इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट यानी वी दे रखा है 12 वोल्ट। तो निकालना क्या है इसमें, विद क्या निकालना है, हाउ मच हीट एच निकालना है। ओके, देखिए एच निकालना है तो क्या करें हम, सबसे पहले एच बराबर फार्मूला होता है वी आई टी होता है, वी आई टी होता है, एच बराबर होता है वी आई टी, और वी आई को लिख सकते हैं पी, तो पी इंटू टी होता है, पी की जगह कितना है 12 और टी की कितना है 12, टी की जगह कितना है 60, तो आना चाहिए 720 जूल। आंसर जो आना चाहिए इसका 720 जूल आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहोगे वी का यूज़ नहीं हुआ है,